तो मई जून 2016 2016 11 का हमारा पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यूज का। कुछ चीजें ऐसी हैं पेपर के अंदर विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कोर्स फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, because I just wanted to solve the previous papers in this class today, because I want you to be very sure about this, that which questions are not related, are not relevant with the syllabus from 2020 onwards. So you are not supposed to do those questions, especially regarding payroll, regarding labor questions, regarding goodwill. They are not part of the question. And regarding running balance format जो होता है टी अकाउंट का, वो भी अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक तो बात होगी। दूसरी बात, आपने फ्री मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे आईजीसीएसई का फरवरी मार्च के पेपर करवा दें। मैं आपको आज आईजीसीएसई के बहुत सारे पेपर जो मैंने खुद सॉल्व कराए हुए उनकी रिकॉर्डिंग्स में आपको भेज दूंगा। आईजीसीएसई के बहुत सारे पेपर फरवरी मार्च के अलावा, वो तो है ही उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग्स में आपको भेज दूंगा। बट आई वोंट बी एबल टू सॉल्व दोज पेपर्स अगेन during the class, because my first priority will be on O level papers, क्योंकि एमसीक्यूज O levels के पेपर ज्यादा आते हैं। आईजीसीएसई में 10 नंबर का होता है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आईजीसीएसई के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि मार्क्स कम होते हैं तो उनको निकालना फिर करना टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। O level ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं जी। विच टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर? कौन सा टास्क ऐसा है जो बुक कीपर नहीं करता? पोस्टिंग सर बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द परचेज लेजर, राइटिंग ऑफ द सेल रिटर्न जर्नल। तो याद रखिएगा वो तमाम चीजें जो ट्रायल बैलेंस से पहले की जाती हैं वो सब की सब बुक कीपिंग के अंदर आती हैं। ठीक है जी, वो सारी चीजें बुक कीपिंग में आती है। और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जो ट्रायल बैलेंस के बाद जितनी भी चीजें होती हैं, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आमना, वो सब की सब आती हैं किसमें? अकाउंटिंग में आती हैं। तो विच टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर? दैट इज बी, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कैरिड आउट बाय ए बुक कीपर। वो बुक कीपर उसको रिकॉर्ड नहीं करता, उसकी अकाउंट फॉर हम उसको नहीं करते, उसमें वो नहीं आता। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट आता है जी, गुड्स परचेज बाय आना फ्रॉम विंस्टन वर रिटर्न बिफोर दे वर पेड फॉर, वेयर विल एना रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स? एना जो है वो किस रिटर्न ऑफ गुड्स में? ये भी जो आपका एमसीक्यूज है बहुत दफा पेपर में आता है, इसको भी जरा ध्यान से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये भी यानी कि काफी ज्यादा पेपर में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेपिटेंस बहुत ज्यादा है इसकी भी। तो रेपिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। इसका आंसर है जनरल लेजर एंड परचेज लेजर। परचेज रिटर्न की एंट्री है ना बेटा, तो परचेज रिटर्न की एंट्री में क्या होता है? जो ट्रेड पेबल है वो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो ट्रेड पेबल डेबिट होता है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज लेजर में, और जो रिटर्न है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, वो रिकॉर्ड किया जाएगा टी अकाउंट की सूरत में। परचेज रिटर्न अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा जनरल लेजर के अंदर। सी आंसर है इसका, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके हिसाब से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड्स। नंबर 3, which documents does a trader send to a credit customer to summarize the transactions for the month? जी कोई भी बता दे। सर डी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर वो मंथ का होता है, सप्लायर भेजता है कस्टमर। Statement of account is a document in which we record all the transactions relating to a particular customer or supplier, giving him details of all the transactions relating to a particular month, and also showing him the balance due to him or due by him. उसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का नाम दिया जाता है कि हमने ये पैसे अभी भी उससे क्या करने हैं? लेने हैं, यानी वसूल करने हैं। वो हमने इस तरीके से हम उसमें जो है वो रिकॉर्ड की जाते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हम देखते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। Aldo buys and sells goods on credit. A check received by Aldo was dishonored by the bank. How would he record the dishonored check? क्या होगा जी? Supplier to bank. ठीक है जी, हमने चीजें खरीदी है ना। Also by a check received from Aldo was dishonored by, check receive किया था हमने, तो Aldo to bank होगा। मैं जरा आंसर देखूं, किसी ने मुझे आंसर देने की कोशिश की है। सी जी, बिल्कुल सी। डी है। नहीं, सी आंसर है। सी आंसर है। मैं बताता हूँ आपको कि सी आंसर कैसे है, आपको बात समझ भी आ जाए।
जी मुझे पता है आप क्लास में सर वो बाइंग भी करता है, सेल्स भी करता है, दोनों करता है, उसे चेक रिसीव हुआ है। जी नहीं नहीं सर नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, जब चेक रिसीव होता है ना, हम उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, देखिएगा बेटा, चेक रिसीव होता है तो उसकी एंट्री पास होती है बैंक डेबिट और कस्टमर क्रेडिट। यहाँ कस्टमर का नाम क्या है, आल्डू। हमने क्या करना था, जब डिस्ट्रिक्ट ऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी, आल्डू डेबिट, विच इज बेसिकली अवर, हमारा क्या है वो, बेसिकली हमारा कस्टमर ही है ना भाई, क्योंकि हमने उसको पैसे उससे लेने थे। कस्टमर आल्डू जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कस्टमर टू बैंक एंट्री, और यही एंट्री बनती है, और कोई एंट्री इसमें नहीं बनती है। ओके, और कोई एंट्री के साथ कंपेयर नहीं करना, तो डोंट के हिसाब से आपने जो है वो करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हम आगे जी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लेक्चर में बिल्कुल भेज दूंगा आपको। मुझे जरा मेल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे ईमेल एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा। वैसे होगा मेरे पास आपका मेल एड्रेस, लेकिन वो आगे पीछे हो गया होगा, इसलिए बेहतर है कि आप दोबारा एक दफा जो है वो सेंड कर दें, ताकि मेरे लिए आसानी हो। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हम जी नंबर 5 जी। Wasim received a bank statement. He found that bank had charged interest twice in error, and that a dividend has been received on investment. Wasim then updated the cash book and prepared a bank reconciliation statement. Where did he record these two items? Bank error हमारा किस में जाएगा, आपको पता है बैंक एरर किस में जाता है, BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और डिविडेंड रिसीव आपकी क्या होती है, रिसीट, वो किस में जाती है, अपडेटेड कैश बुक में। कैश बुक। आपका बी आंसर है, आपका बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जी हसन, बिल्कुल सही बताया है आपने। यार इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेक्चर की जरूरत नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली डेवलप्ड in order to bring harmony in the accounts, because in the सर paper एक सेकंड, you will have a question of benefits of international accounting standards. They are basically developed to bring harmony in the accounts. They by applying international accounting standards, your accounts will become comparable. They can be compared with other businesses. They will become reliable. They will become relevant to the accounts. Your accounts will become relevant and up to date. फिर they will be more understandable for the people. बस ये चीजें हैं, understandability, comparability, reliability, relevance, and they bring harmony in the account for decision making. जी नंबर 6, ये जो अकाउंट है ना, अब आपके सामने नजर आ रहा है आपको बेटा, ये अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसे कहते हैं रनिंग बैलेंस फॉर्मेट, यानी आमना इसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, फिर बैलेंस लिखा होता है। अब आपके कोर्स में ये नहीं है, तो इसलिए इसको मैं नहीं देखूंगा। व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, a statement of income and expenditure for a particular period, a statement of ledger balances on a particular date, a statement of profit and loss for a particular period. Statement of asset and liabilities को बेटा बैलेंस शीट कहते हैं, statement of income and expenditure account को income and expenditure account कहते हैं, statement of ledger balance on a particular date, that is trial balance, statement of profit and loss को income statement बोलते हैं। तो सी आंसर है इसका, statement of ledger balance at a particular date हमारा आंसर है जी, आपने सही बताया है। नेक्स्ट, a trial balance did not balance, which error caused this? कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आ रहा? तो बेटा एक बात ध्यान में याद रखिएगा कि वो तमाम एरर्स जिनसे जो ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करते, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, विच डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ट्रांसपोजिशन एरर, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज, इसकी इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, यानी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस एग्री करता है, खराब नहीं होता। अब हमने इनके अलावा देखने हैं। चेक 300 received from M Green was credited in the cash book and debited in the M Green account. ये तो रिवर्स हो गया, ये तो कंप्लीट रिवर्सल है। Purchase of goods from J Black was debited to purchase account and credited to J Black show account. ये कमीशन है। Repair 500 was debited in the premises account. ये आपका error of principal है।
सेल जनरल वाज ओवरकास्ट बाय 1000, तो यहाँ पे ये है वन साइडेड एरर. ऑल एरर्स व्हिच आर वन साइडेड they will affect what? They will affect basically all errors which are single sided, they will affect trial balance because suspense will come in that. तो सेल जनरल वाज ओवरकास्ट, सेल्स को ज्यादा क्रेडिट किया, डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस जो है वो आपका आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक होगी जी बात. आगे चलते हैं नहीं हम. नेक्स्ट देखते हैं जी. सस्पेंस अकाउंट ओनली मेड फॉर एरर्स व्हिच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल. सस्पेंस अकाउंट में वही एरर आते हैं जो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करते हैं. एलिस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st December. The balance in her books on 1st January included the following: commission received 250, credit है, और rent received 500 credit है. What do these balances represent? बेटा इसका टी अकाउंट बना के समझा रहा हूँ, वैसे तो आसान है, फिर भी टी अकाउंट बना के समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको टी अकाउंट बनाना आना चाहिए. किसका? इनकम अकाउंट का टी अकाउंट बनाना आना चाहिए आपको. इनकम अकाउंट का टी अकाउंट कैसे बनता है? इधर आपका आता है एक्रूड, बेसिकली एक्रूड ब्रॉट डाउन. इधर आपका आता है जी प्रीपेड कैरिड डाउन. प्रीपेड यानी कि इधर प्रीपेड आता है आपका. इसी तरह आगे चलते हैं. तो ये देखें 1st जनवरी को हमारा कमीशन रिसीव का 250 डेबिट बैलेंस है. 250 हमारा क्या हुआ? एक्रूड ब्रॉट डाउन. ये आपकी है इनकम आउटस्टैंडिंग. 500 क्रेडिट जो है वो आपका क्या है? प्रीपेड यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. 500 इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज अनअर्न्ड इनकम, वो आपकी लायबिलिटी है, उसे कहते हैं इनकम प्रीपेड. राइट? तो इनकम आउटस्टैंडिंग और इनकम प्रीपेड. तो आंसर आपका है बी. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. उसका बी आंसर है. ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, इजी है बिल्कुल. बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. आगे चलते हैं नेक्स्ट. इससे आगे इनकम आउटस्टैंडिंग यानी एक्रूड इनकम, और दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? इनकम प्रीपेड या इनकम अनअर्न्ड या इनकम स्टिल रिसीवेबल. Income received in advance. Motor repair 250 had been posted in error in the motor vehicle account. What is the effect on the financial statement? जब आप एक्सपेंस नहीं लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या कर जाएगा? ओवरस्टेट. तो प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड. और आप एक्सपेंस की जगह मोटर व्हीकल लिख देंगे तो नॉन करंट एसेट भी क्या कर देंगे? ओवरस्टेट. तो ये आंसर है, प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड, नॉन करंट एसेट्स भी ओवरस्टेटेड. 11. A business allowed Lee a customer 40 cash discount. The discount was entered in the discount allowed account but omitted from Lee account. Suspense account was opened. What are the correcting entries? जी कोई भी बता दे. डी. सर डी. जी सर डी है. सर डी है जी बिल्कुल सही. इसका आंसर है डी, सस्पेंस टू ली. सर कैसे? बेटा जब आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट और ली क्रेडिट. वो कहता है डिस्काउंट अलाउड को तो आपने डेबिट किया है और डेबिट कर दिया है, लेकिन ली को क्रेडिट नहीं किया. तो आप क्या करेंगे? ली को आप क्रेडिट कर देंगे और डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, वो तो पहले रिकॉर्ड हो चुका है. फिर क्या आएगा? सस्पेंस आएगा. सस्पेंस टू ली आपकी एंट्री. आगे देखते हैं. ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑन 28 फरवरी. बेटा इसका बना लेंगे आप एसएलसीए और उससे सॉल्व हो जाएगा. ये मैं नहीं करा रहा, आसान है. अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी. व्हाट वाज द कैपिटल एम्प्लॉयड. देखिए जी यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला यूज होगा. वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा जो हम पहले पढ़ते रहे हैं. वो क्या होता है? एक फॉर्मूला इसका होता है जी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी. फॉर्मूला इसका ये होता है. यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा. या कौन सा होगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. जी माइनस करंट लायबिलिटी. यहाँ ये फॉर्मूला यूज होना है. ओके. तो नॉन करंट एसेट्स हमारे कितने के हैं जी? 1,37,000 के. ठीक है जी. प्लस कर देंगे जी इसमें हम करंट एसेट्स 44,500 और माइनस कर देंगे इसमें से हम करंट लायबिलिटीज 18,000 की. बताएं क्या आंसर आता है जी? आंसर क्या आता है देखिए. जी
जी सबसे पहले देखते हैं जी, हम इसमें हमने निकालना है जी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है जी, मैंने पूछा था आपसे, बताया नहीं आपने, बताएं बताएं जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है ए जी, 137,000 प्लस 44,500 माइनस 18,000, तो आपका आंसर मेरा ख्याल है कि ए ही आता है, सी 137 सर सी 163.5 4,500 सॉरी सी आंसर 163,500 163,500 सी आंसर है बेटा, 163,500 जी। हाउ इज वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। एक बच्चे ने कहा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ओ खुदा के वास्ते वो करंट वर्किंग कैपिटल रेशियो होती है, वो करंट रेशियो होती है, ठीक है, करंट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। लेरॉय सबलेट्स पार्ट ऑफ हिज प्रीमिसेस टू बोरिस, बेटा हम दे रहे हैं किराए पे, हाउ कैन लेरॉय कैलकुलेट द रेंट रिसीवेबल फॉर द ईयर। अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट के बगैर भी समझ आ सकती है आपको, फिर भी मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अकाउंट में क्या होता है जी, आपका किसी भी अकाउंट में जो आपकी अमाउंट रिसीव होती है उसकी कैश फिगर इधर आती है राइट साइड पर, ओपनिंग एक्रूवल किधर आपका आएगा, इधर सॉरी कौन सा अकाउंट है, इनकम है ना, ओपनिंग एक्रूवल सर डेबिट साइड पे आएगा, जी डेबिट साइड पे इधर, और क्लोजिंग प्री पेमेंट जो है वो आपकी किधर आएगी, वो भी डेबिट साइड पे, सर वो भी डेबिट साइड पे। ये अकाउंट होता है। दूसरा भी बना के दिखा देता हूँ, प्रीपेड ड्रॉ डाउन इधर आएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है बेसिकली आपकी, अर्न इनकम भी कह सकते हैं, रिक्रूट कैरिड डाउन ये आपका एसेट होता है, ये वो पैसे जो आपको अभी तक मिले नहीं, यहाँ पे आपकी आती है इनकम स्टेटमेंट फिगर, ये आपका इनकम अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट इसके ऑपोजिट बनता है, तो क्या बनेगा ऑटोमेटिकली, इनकम फिगर कैसे निकलेगी, कैश फिगर प्लस प्रीपेड माइनस प्रीपेड कैरिड डाउन और माइनस एक्रूड ब्रॉट डाउन, दोनों माइनस होंगे, तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस ओपनिंग एक्रूवल ये वाला और माइनस क्लोजिंग प्री पेमेंट ये वाला, तो इनकम सर्टिफिकेट आपकी आ जाएगी। आंसर क्या आपका आएगा इसमें, ए इज द आंसर। किसी को मसला तो बताएं, समझ आ गई है, ए हमारा आंसर बनेगा इसका, ओके जी सर। जी आगे चलते हैं जी। विच ग्रुप ऑफ आइटम्स अपीयर इन ए पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन सा आइटम्स ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिखते हैं उसको, बेटा ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर सैलरीज, ये आंसर है। लोन इंटरेस्ट भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, इसलिए वो भी नहीं आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि लोन इंटरेस्ट भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आएगा बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर सैलरीज। पेपर बेटा बताया मैंने आपको, मई जून 16-11 का पेपर है, मई जून 16-11, यही मैंने आपको कहा था कि आज मैं कराऊंगा। आगे जी, फ्रान एंड डेविड आर सोल ट्रेडर्स, देखिए ये गुडविल की एंट्री है, ये आपके कोर्स में नहीं है, छोड़ दें इसको, ये एंट्री आपके कोर्स में अब नहीं है, इसको छोड़ दें। What may appear in the income and expenditure account of a sports club, कौन सी चीज स्पोर्ट्स क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर ये नहीं आता, इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट नहीं आता, वो बार ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आता, रिसीट फ्रॉम रेंटिंग आउट क्लब हाउस ये आता है, इनकम है आपकी बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगी ना, बैंक बैलेंस तो करंट एसेट है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, तो रिसीट जो पैसे मिले रेंटिंग आउट क्लब हाउस की ये आपकी इनकम है जो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। 19 को देखते हैं जी, स्पोर्ट सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से याद आया सर, लोन फ्री, लोन इंटरेस्ट फ्री तो नहीं आता ना सर, फ्री क्या था लोन सर, हाँ इंटरेस्ट फ्री वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, वो भी आपकी लायबिलिटी और सर लॉस एक्सपेंडिचर में आता है, अगर किसी भी हमने अकाउंट बनाया तो लॉस हो जाए। हाँ जी जी बिल्कुल। थैंक यू। सबसे पहले हमने क्या बनाना है जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, इसके अंदर हम बना लेते हैं, वैसे तो आपको आता है लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमारा डबल हो गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं हम, ये आंसर है सर जी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इधर आ जाएगी कैश फिगर, सही कह रहे हैं आप 12,000, सब्सक्रिप्शन ओइंग एट द स्टार्ट इधर आएगा, क्रूड ब्रॉट डाउन आपका 1200, और सब्सक्रिप्शन ओइंग एट द एंड इधर आ जाएगा आपका 800। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर आपकी इधर आएगी बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या जो भी कह लो आप, और वो कितनी आ रही है आपकी 12,800 माइनस 1200 11,600, ए इज द आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 11,400, ये आंसर आपका आ जाएगा
11,400 कह रहा हूँ, 11,600, 12,800 माइनस 1200, 11,600 इज गोइंग टू बी द आंसर। और ये मैंने इनकम अकाउंट ही बना के दिखाया। इस पेपर में काफी क्वेश्चन है जो इनकम अकाउंट के थ्रू बन रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी इनकम अकाउंट ही होता है आपका। A trader supplied the following information: capital at start, capital at the end, drawings, additional capital introduced during the year. What was the profit for the year? जी फार्मूला कौन सुनाएगा मुझे? कौन फार्मूला? सर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग माइनस एडिशन। जी क्या नाम है आपका? मुश्तबा दोबारा बोलिएगा, मुश्तबा दोबारा बोलिएगा, आपका नाम पता है मुझे, मुश्तबा बोलिएगा दोबारा, फार्मूला दोबारा बोलो मुश्तबा। नहीं आता सर जी इसका फॉर्मूला मुझे। जी आमना, आमना बताएं। आमना बताओ फार्मूला। लास्ट में पता नहीं है भी कि नहीं। चलें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। अब एक दफा याद करना, ठीक है? क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना है जी? कैपिटल एट द एंड हमारा कितना दिया हुआ है? 50,000 का। बेटा हम ऐड कर लेंगे ड्राइंग्स 12,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना है जी? 30,000 माइनस इसमें से कर देना फ्रेश कैपिटल, जो एडिशनल कैपिटल है वो कितना है? 18,000। आपका आंसर आ जाए कितना आता है जी? सर 14,000। 14,000 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो बी आंसर है आपका। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से ही आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को प्रॉपर्ली। ठीक होगी जी बात? आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं जी हम। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जी, व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप क्या होता है बेटा? बड़ी दफा बताया मैंने क्लास के अंदर, रोता रहा हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ये वाला ही है सर। मार्कअप। ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी बिल्कुल सही बताया आपने, यही हमारा आंसर है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स जो है वो क्या होगी फिर? वो क्या कहलाती है? मार्जिन। वो उसे मार्जिन कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ए मार्कअप है, बी मार्जिन है, और आगे कुछ नहीं हम कहते। Which item is directly affected by the dividend policy of a limited company? कौन सा आइटम ऐसा है जो डिविडेंड की वजह से इफेक्ट होता है? कौन सी इन रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड जो है आप माइनस करते हैं, लिहाजा रिटेन्ड अर्निंग्स का इफेक्ट पड़ेगा डिविडेंड पर। तो इसका आंसर रिटेन्ड अर्निंग्स है, डी इसका आंसर है। जनरल रिजर्व, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका असर नहीं होता। जी जी, आगे ये भी एमसीक्यू जो मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, एक दफा समझ लें, क्योंकि ये भी बार बार पेपर में आता है। यानी जिस एमसीक्यूज के बारे में मैं कहता हूं ना कि बार बार पेपर में आता है, उसका मतलब है कि वो तकरीबन कोई 7-8 दफा पेपर में आया हुआ है विद सेम फिगर्स। उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इशूड शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50,000, ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1 ईच 50,000 का। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 13,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 6,000। इंटरम ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 3,000। On 30th April, it was decided to use the remaining profit to pay a final ordinary share dividend. What percentage final dividend would the ordinary shareholder receive? Ordinary shareholder कितनी डिविडेंड की कितनी परसेंटेज रिसीव करेंगे? आपको बताने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं आपके सामने। तो बेटा देखें, सबसे पहले हमारा क्या आता है? रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट। तो रिटेन अर्निंग्स एट द स्टार्ट अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो आपको नहीं दी, वरना मैं रिटेनिंग एट द स्टार्ट से शुरू करता सवाल को। मैं शुरू करूंगा किससे? प्रॉफिट से, जो कि मुझे कितना दिया हुआ है? 13,000 का। ठीक है जी, उसमें से मैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। माइनस। तो 6,000 माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरम डिविडेंड है, वो भी इसमें से क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंटरम डिविडेंड आप प्रॉफिट में से ही पे करते हैं। बाकी कितना बच गया? जो बाकी पैसा बचेगा 13 माइनस 3 10 10 माइनस 6 कितना रहेगा? 4,000। जो बाकी बचा 4,000, ये हम सारे का सारा क्या पे कर रहे हैं? डिविडेंड। क्यों? इट वाज डिसाइडेड टू यूज द रिमेनिंग प्रॉफिट एज डिविडेंड। तो सारा डिविडेंड पे कर रहे हैं।
अब ये 4000 डिविडेंड आपने कितने शेयर्स पर पे किया है, डिवाइडेड बाय 50,000 अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ जाएगा जी आंसर 8%। ये हमारा आंसर निकला है 8%, 4000, क्योंकि अमाउंट नहीं पूछी ना उसने कहा परसेंटेज में आपने बताना है, तो परसेंटेज में 8% हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। देख लें, इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, समझ आ गई है तो वेरी गुड, बता दें। ओके जी सर। आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24. A manufacturer provided the following information: cost of raw material consumed, direct wages, lighting and heat and machinery repair. What was the prime cost? याद रखिएगा बेटा, raw material used, direct wages और direct expenses जिसमें आते हैं रॉयल्टीज, लाइसेंस फी, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और डायरेक्ट कॉस्ट होती है और प्राइम कॉस्ट बन जाती है। रॉ मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस which includes royalties or license fee becomes the prime cost. प्राइम कॉस्ट कितनी होगी वैसा बेटा? 20,000 plus 10,000, 30,000 is going to be the prime cost. 30,000 is the answer for this MCQs. B is the answer. 25 देखते हैं जी। At the end of the financial year, a manufacturer had inventory of finished goods, raw material and work in progress. Which inventories will appear in the manufacturing count? कौन सी inventories manufacturing count में जो है वो रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल आपने सही बताया है, रॉ मटेरियल की और वर्क इन प्रोग्रेस की। फिनिश गुड्स नहीं आती, फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में आती है, तो सी आंसर है इसका, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस वो आपकी आती है। देखें 26 एमसीक्यूज आपके कोर्स में नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर कोर्स एनी मोर, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 27। एन एम्प्लॉय डिडक्ट्स इनकम टैक्स फ्रॉम स्टाफ वेजेस, ये भी आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि ये भी एम्प्लॉइज पे के हवाले से है, ये अब हमारे कोर्स में से खत्म हो गया है। आगे जी, अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर? बहुत ही आसान है बेटा, फार्मूला लगा लेंगे इसका। फार्मूला हमारा क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। फार्मूला हमारा क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या होगी जी, कितनी है? 3 लाख। सर एवरेज इन्वेंटरी कितनी है? 35,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंटरी 40,000 प्लस 40 नहीं भाई, 35,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 2। जी सर 80,000 आएगी तो डिवाइडेड बाय 2 40 40,000 आंसर आ जाएगा, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 3 लाख को 40,000 से, तो आपके पास 7.5 टाइम्स इज द आंसर। देख लें अब्दुल्ला, ये टाइम्स में लिखना पड़ेगा आपको आंसर, ये नहीं हो सकता। जी सर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो वो परसेंटेज में होती है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होती है, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो नॉर्मली डेज में होती है। ठीक है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो 2:1 और 1:1 की फॉर्म में लिखते हैं। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है, Umar purchased land 10 years ago for 25,000. He has been offered 60,000 for the land. He thinks that the land may not be worth, may now be worth 1 lakh. At what value the land be recorded in the Umar statement of financial position? जी बताएं। 25,000। 25,000. Because assets are always recorded at their original cost price. ठीक है जी, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पे आप रिकॉर्ड करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस के थ्रू हम भी इसको सॉल्व करेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आगे चलते हैं जी, Which statement is not true about reasons for using international accounting standards? अभी मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने बताया सर लेस टाइम देन ह्यूमन, सर डी। कौन सा ऐसा रीजन नहीं है डी सर, जो नहीं है वो बता दें। Helps when सर डी between companies. सर डी makes the preparation of financial statement less time consuming. ये भी सही है। Narrow the areas of differences between companies, ये भी ठीक है। Makes the preparation of financial statement less time consuming. जी बताएं कौन सा, which statement is not true about डी सर। जी डी। हाँ डी आंसर है, यस डी इज द आंसर। मेक्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेटा कंपैरिजन आसान होता है, बनाने में आसानी थोड़ी पैदा करती है, बनाने में तो मुश्किल पैदा करती है कि आपने ये रूल अडॉप्ट करने हैं, इन चीजों को फॉलो करना है, फिर बनानी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।
ये आपने जहन में याद रखना है। सर आंसर डी है ना? हाँ जी, D है, makes the preparation of financial statements. आगे जी नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारा सवाल ये देखें, डी आंसर है। नेक्स्ट पेपर मई जून 2012 का। विच टास्क वुड बी नॉट बी कैरिड आउट बाय बुक कीपर? सेम है, तो सेम पेपर है, राइट। मई जून 2016 11 का 12 का पेपर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम है। आगे चलते हैं इस पे अक्टूबर नवंबर पे। अक्टूबर नवंबर 11, विच टास्क अबाउट carried out, which task would be carried out by a bookkeeper? बताएं जी। Recording financial transactions. जी, D is the answer. Recording financial transactions is the task of a bookkeeper. Malign provide the following information. What is Malign's capital? कैसे निकालेंगे बेटा? Asset minus liabilities. कौन कौन से assets हैं जी? Non current assets 14,000, फिर plus amount owing by credit customers, owing by credit customers, ठीक है जी। owing to credit suppliers 1250 भी ऐड हो जाएगा आपका, माइनस 850 तो पे करना है आपने, प्लस 1875 इन्वेंट्री है, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट 365 का, तो कैपिटल आपका 15,910 आता है जी। सी इज द आंसर, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और हमने कैसे निकाले हैं? एसेट माइनस लायबिलिटीज के थ्रू हमने उसको फाइंड किया। आगे जी, विंस्टन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू लेरॉय, व्हिच एंट्रीज शुड विंस्टन मेक इन हिज लेजर्स? लेजर्स का मतलब है कौन सी एंट्री पास करेगा वो, तो लेरॉय अकाउंट वो बेटा डेबिट लेरॉय, क्रेडिट लेरॉय सेल्स। डेबिट हो जाएगा जी सेल्स लेजर में, और जनरल लेजर जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट आपका, क्योंकि सेल्स लेजर में हम बनाते हैं टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर। इन सेल लेजर वी यूज्ड टू प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ ईच इंडिविजुअल कस्टमर। तो डेबिट आपका हो जाएगा लेरॉय अकाउंट, और क्रेडिट जो है वो आपका हो जाएगा सेल्स अकाउंट। लेरॉय टू सेल्स बेसिकली हमारी एंट्री हो जाएगी। नंबर 4 देखते हैं जी आगे। A business keeps a purchase journal or purchase return journal, sale journal and sale return journal. Which entries are made to transfer the monthly totals of these journals to the ledger? जी, कौन सी एंट्री पास करेंगे? इनके टोटल्स को लेजर्स में ट्रांसफर करने की जो एंट्रीज होंगी वो हम कैसे पास करेंगे? याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी आप ट्रांसफरिंग एंट्रीज करते हैं ना, तो उसमें जो चीज डेबिट होती है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट, और जो चीज क्रेडिट होती है वो क्या हो जाती है? डेबिट। तो बताएं क्या आंसर होगा आपका? बी है सर। बी जी, इसका आंसर है हमारा सेल्स रिटर्न डेबिट होती हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, परचेजेस डेबिट होती हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी, और सेल्स और परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएंगी। सी आंसर है इसका। सी, और करें बेटा, सी आंसर है। गलत निकल गया आपसे। जी आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट नंबर 5, Ali paid Ayub a credit supplier by check. The bank later dishonored the check. How would Ali record the dishonored check? उल्ट कर देगा ना इसका, अयूब टू बैंक। अली पेड अयूब, हमने अयूब को पे किया था तो हमने एंट्री की थी पहले। अच्छा, अली पेड अयूब, हाउ वुड अली रिकॉर्ड दिस डिसऑनर्ड चेक? अली ने तो बेसिकली पेमेंट की है, अली ने पेमेंट की है, अयूब डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब वो क्या करेगा जी बताएं? डी बैंक डेबिट हो जाए और अयूब क्रेडिट हो जाएगा। बैंक टू यू, बिल्कुल सही। बैंक टू यू इज बेसिकली द आंसर। ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ट्रेड पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी। आगे जी, एंटी पेड ब्रेन अ सप्लायर ट्वाइस इन एरर, ब्रेन सेंट ए रिफंड ऑफ द ओवरपेड अमाउंट टू एंटी, हाउ वुड ब्रेन रिकॉर्ड दिस रिफंड? सप्लायर को ज्यादा डबल पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया ना, ट्वाइस 2 दफा पे कर दिया, तो अब क्या एंट्री पास होगी? उल्टी हो जाएगी ना एंट्री। हाँ, बी, बैंक टू एनिटी, हम उससे पैसे वसूल कर लेंगे, पैसे हमारे पास आ जाएंगे और एनिटी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ब्रेन ने हमें रिफंड कर दी। ब्रेन सेंट ए रिफंड ऑफ द ओवरपेड अमाउंट टू एनिटी।
ब्रेन ने पे किया, हाउ वुड ब्रेन दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, तो उसका एनईटी टू बैंक होगा ना। ए आंसर है। हाँ, एनईटी टू बैंक, ए आंसर, यस यू आर राइट। Which account may appear on the debit side of a trial balance? That is bank. Okay. Which error is a compensating error? D. 7 का A D. का D आंसर है। Sales account and purchase account both undercast by the same amount. One error compensate the effect of the other error. इसका D आंसर है। ये बेटा पेपर आपने घर में करना है सॉल्व। इसको अब घर में सॉल्व करें इसको, और 16 के पेपर कंप्लीट करें और 15 के पेपर भी आपने कंप्लीट करने हैं। और कल फिर इससे हम आगे मैं जो हूँ वो चलूंगा और मजीद इससे आगे हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो कल हमारी डबल क्लासेस होंगी। तो कल एक क्लास का टाइम हमारा होगा 4 बजे लेंगे हम, 4 से 5। एक क्लास हम करेंगे 7 से 8 और एक क्लास हम दोबारा करेंगे 11 से 12। ठीक है जी। अगर आप लोगों में हिम्मत हुई तो घर में प्रैक्टिस करें, जितने एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है उसे मुझे व्हाट्सअप करें, जो प्रॉब्लम आती है किसी एमसीक्यू में मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपके साथ प्रॉब्लम को शेयर कर सकूं और जो भी मसला हो उसको हम डिस्कस कर सकें। तो क्या करना है आपने, कल हमारी 3 क्लासेस होंगी। एक हमारी क्लास मैंने बताया है, मुझे बताया मैंने बताया है 4 से 5 बताया शायद जी। 4 से 5 आप प्रैक्टिस करके रखें। उसके बाद फिर मैं मैसेज भी कर दूंगा आपको। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।